यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 का पेपर जो है कुछ इसी तरह आपका पेपर आने वाला है। इस मॉडल पेपर को पढ़कर आप अपनी तैयारी शानदार बना सकते हैं और 90-95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट में आप लोग के लिए निर्धारित किया गया है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो निर्देश में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए खंड का देखते हैं। खंड का जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बोलगा से गंगा रचना। बोलगा से गंगा रचना की विधा है। क्या ये कहानी है, क्या आत्मकथा है, क्या उपन्यास है या फिर निबंध संग्रह है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो बोलगा से गंगा रचना की कौन सी विधा है? तो ये निबंध संग्रह है। क्या है बच्चों? निबंध संग्रह है। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है भाई साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना है। हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, चौथा आपका उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है। ठीक है, तो क्या सागर मुद्रा है, वैचारिकी है, प्रेम राज्य है या प्रणभंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सागर मुद्रा। क्या हो जाएगा? सागर मुद्रा। रंग में भंग रचना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, मैथिली शरण गुप्त की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है या फिर जैनेन्द्र कुमार की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जैनेन्द्र कुमार की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। क्या है? सुखदा, अनामदास का पोथा, अपने अपने अजनबी या फिर गोदान? तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। गा प्रश्न है, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओध की रचना है। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओध की रचना है, तो बिल्कुल क्या रस कलश है या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है या फिर परशुराम की प्रतीक्षा या प्रदीक्षिणा है? तो अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओध की रचना है रस कलश। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए, इसमें सुमित्रानंद पंत को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है, लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्या झरना है, चितंबरा है, चक्रवाल है या फिर रश्मि है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है झरना। अंगा का पहला प्रश्न सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, गद्यांश आपका 10 नंबर का आता है और इसमें 2 प्रश्न आपको ऑप्शन में मिलते हैं। जिस भी गद्यांश का आपको उत्तर आता है पूरा, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 प्रश्न, सभी प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार आपको 10 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद अपने उत्तरों को लिखें। भूमिका निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे दिया है बच्चों की पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो उपयुक्त जो पद्यांश है उसके पाठ के लेखक कौन है और ये किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्लियर है? इस प्रकार आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना।
इसको लिखने से आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मल कहा है? तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मल निर्मूल होती है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। फिर चौथा प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इस प्रकार 2 नंबर मिलेंगे। फिर पांचवा प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो यहाँ से अंडरलाइन है, यहाँ से यहाँ तक इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो अर्थ क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होती हैं उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। क्लियर है? यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ और ये बढ़ाता हूँ इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे है बच्चों की, अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य और उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। देखिए, अथवा में दे रखा है दूसरा गद्यांश, तो आपको अगर पहला का उत्तर नहीं पता है तो दूसरा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, गद्यांश में लिखा हुआ है सामने, आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ से ये जो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करना है। उपरोक्त गद्यांश के का संदर्भ लिखिए। तो ऊपर का जो गद्यांश है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे बच्चों। फिर नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न पूछा है कि भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निश्चित होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। फिर आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है जो आपको गद्यांश में दे रखा है, उसका अर्थ लिखना है। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। ठीक है, फिर बच्चों अगला प्रश्न है पद्यांश आधारित। तो देखिए 10 नंबर का आपका गद्यांश आता है और 10 नंबर का पद्यांश आता है। ठीक है, यहाँ पद्यांश में भी आपके 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, 5 × 2 यानी यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें भी पद्यांश में भी आपके 2 ऑप्शन होंगे, पद्यांश में भी आपके 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है भाई, पहला पद्यांश है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगुल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे पद्यांश दे रखा है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम बताना है बच्चों। तो पाठ का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, आपको बताना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या है भाई रेखांकित अंश की व्याख्या? कि एक दिन राधा, जो ऊपर यहाँ पे दे रखा है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या में, जो ये 2 लाइन है इसका सिर्फ आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको अर्थ पढ़ दे रहे हैं। क्या है कि भाई, हाँ 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है चलिए, वेरी गुड। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण अपने घर में अकेले बैठी थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू आ करके नेत्रों को सजल बना रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है कि घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो घर में दुखी होकर अकेले राधा बैठी थी। फिर यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न आता है कि फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सौगंध से युक्त होकर राधा के घर में पवन ने प्रवेश किया। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? इस प्रकार यहाँ से आपको 10/10 नंबर मिल जाएंगे। फिर ऑप्शन में है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला दे रखा है
इस पद्यांश को पढ़ के आपको पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम बताना है। पहला प्रश्न तो ऊपर वाला पद्यांश किसका है, ऊधव प्रसंग का है और इसके कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश जो यहाँ पे दे रखा है, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर नैन पाहन चलाओ ना। ठीक है, तो रेखांकित ये कहाँ का भाई, ऊधव प्रसंग का है और इसके कवि के नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो गोपियां लजाती हैं कि हे उद्धव, आप वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ, ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भूल से कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। ठीक है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किस संदेश देने के लिए भेजा है तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। गोपियां उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं, तो गोपियां उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। फिर यह है बैन पाहन शब्द का अर्थ क्या है, तो बैन पाहन शब्द का अर्थ है पवन रूपी वचन रूपी पत्थर। फिर देखिए पांचवा प्रश्न आता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं को प्रकाश डालिए। 80 शब्द हैं, 80 शब्दों में लिखना है और यहाँ से 5 नंबर आपको मिलेंगे। दूध भाई यहाँ पे जितने भी लेखक हैं 3, इसमें से कोई एक आपको चुनना है जो आपको अच्छे से आता है और उसका आपको जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे जो लिया गया है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जीवन परिचय में हेडिंग डालेंगे कुछ इस प्रकार और लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। साहित्यिक परिचय की बात करें तो क्या है बेटा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखना से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। रचनाएं की बात करें तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो इन्होंने क्या किया भाई, कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धरा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ की बात करें तो पाणिनि कालीन भारत और संपादन की बात करें तो पद्मावत हर्षचरित। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए खा में दिया गया, 5वें के खा में यहाँ पे किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों पर प्रकाश डालना। यहाँ पे भी 80 शब्दों में 5 नंबर का है, तो ये आपको कंपलसरी है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, किसी एक पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिया गया वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में बताया गया। ऐसे डालेंगे जीवन परिचय और यहाँ पे मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। आपको जीवनियाँ जो है रटनी है, आपकी एक गद्य की एक पद्य की, 2 जीवनी लिखने के लिए आएगी 5-5 10 नंबर की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंद विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में इनका देहांत हो गया। आप साहित्यिक परिचय की बात करें तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली की को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक है। इनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायायुग युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रचनाओं की बात कर लेंगे तो प्रिय प्रवास है, पारिजात है, वैदेही वनवास है, प्रेम कांता है, अधकिला फूल, ठेठ, हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आता है आपका बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, फिर इसके साथ ऑप्शन में पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, ये आपका कहानी का सारांश 5 नंबर में 80 शब्दों में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी खंड काव्य पढ़ रखा है उसके आधार पर आपको
एक खंड काव्य का भी प्रश्न 80 शब्दों में लिखना है 5 नंबर का। ठीक है, अब आपके सिलेबस में जो भी खंड काव्य चल रहा है जिले वाइज अलग अलग रहता है, वो आप एक खंड काव्य से एक प्रश्न आपको लिखना ही है, और हर खंड काव्य में 2 तरीके के प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला जो रश्मि रथी का दे रखा है, तो रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करना है, या फिर आपको यह लिखना है, इन दोनों में से ऑप्शन है। ठीक है, कि रश्मि रथी खंड काव्य के तृतीय सर्ग की घटना का उल्लेख कीजिए। फिर आ जाइए 8वें प्रश्न में। 8वें प्रश्न में यहाँ पे देखिए संस्कृत का गद्यांश दे रखा है, संक्षिप्त सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ऊपर दे रखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ऊपर गद्यांश को पढ़ करके यहाँ पे आपको इसका उत्तर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ से अवतरित है, जातक कथा के उलूक जातकम खंड से अवतरित है। ठीक है, ये चीज़ है। और अथवा में आपको क्या करना है कि दूसरा दे रखा है, यहाँ से इसका मुझे संदर्भ बताना है और इसके साथ साथ इसका अर्थ भी बताना है। तो ये दोनों का अर्थ आप लोग सीख लीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पे 2 खंड काव्य आएंगे, और सॉरी 2 आपके गद्यांश आएंगे संस्कृत के, जिनका आपका संदर्भ सहित व्याख्या या फिर अनुवाद करना होता है। अब यहाँ की बात करें, ये वाला जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये संस्कृत से है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नामक संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित पद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पद्यांश भी आपका 2 आएगा, एक चूज करके लिखना है 7 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का आपका गद्यांश, वो सॉरी संदर्भ, और 5 नंबर का अनुवाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वैनर्घनानाम प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरिस्निरुद्धाम। ठीक है, तो इस पद्यांश का क्या बताना है, आपका संदर्भ बताना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। इसका अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग। अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं, अर्थात शब्द कर रहे हैं। उसके बाद अथवा वाला दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ पुस्तक सुभाष रत्नान से लिया गया है, और उसका आपको अर्थ एक देखना है। इसके अलावा फिर देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ से संस्कृत से आ रहा है प्रश्न, मूर्खाणाम काला काला कथम गच्छत। ये आपके हर चैप्टर वाइज से प्रश्न आएगा, तो आपने चैप्टर पढ़ रखा था और संस्कृत में आप इसका उत्तर बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मूर्खाणाम कालम व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। ठीक है, दयानंदस्य भगिनी कथम पंचत्वम गता, तो दयानंदस्य भगिनी विसूचिकया पंचतम गता। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये आपका मैंने करवा रखा है, यहाँ पे मेरे वीडियोस में जाइए, मैंने इन सब की डिफिनेशन आपको पेपर में ही करवा रखा है। संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण देना है। रूपक अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण देना है, सब 2 नंबर का है। चौपाई अथवा हर गीतिका छंद का सोधारण परिभाषा लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए आपको 9 नंबर का निबंध आता है। ठीक है, आप इन सब इंपॉर्टेंट निबंध से सबको तैयार कर लीजिए। भारत में आतंकवाद, दहेज प्रथा में अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि और कारण, मेरी प्रिय पुस्तक, और ग्राम विकास में मनरेगा की भूमिका। ये सब आपके इंपॉर्टेंट निबंध है। जो भी मैं निबंध बता रहा हूँ इन सभी निबंधों को आप तैयार करते हुए चलिए, कोई ना कोई आपका फंस जाएगा। फिर यहाँ पे 12वें की बात करें तो चैनम का संधि विच्छेद क्या है, तो चय प्लस नम है। फिर निश्चल का संधि विच्छेद क्या है, तो निस प्लस छला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय है, दा वाला आपका सही हो जाएगा। निर्विघ्नम में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। दशानन में कौन सा समास है, तो भाई बहुव्रीहि समास है। फिर यहाँ पे देखिए आपको एक लेटर लिखने के लिए आया है, आप कोई भी लेटर तैयार कर लीजिएगा। मोहल्ले के साफ सफाई नगर निगम बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको तैयार करिए। और लेटर नहीं, यहाँ पत्र है। ठीक है, एक पत्र लिखना है। और विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे निम्नलिखित किसी एक धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देखिए ग्रामर पूछा जा रहा है साहित्यिक हिंदी में। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। पेपर का पैटर्न पूरा ऐसा ही रहता है, आपको ऐसे ही तैयार करना है। फिर रेखांकित इसमें एक पद में प्रयुक्त व्यक्तित्व संबंधित नियम को उल्लेख करना है विभक्ति बता करके। तो इस प्रकार आपका साहित्यिक हिंदी का कुछ पेपर होने वाला है, और ऐसे ही आपको 2026 में हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे पेपर एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।